हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हमको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो चलिए एक बहुत जबरदस्त चैप्टर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका एक बहुत जबरदस्त टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो जरा इस बात पे गौर करिएगा, जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद आ रहा है? सर क्रिटिकल एंगल। क्या याद आ रहा है? क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जैसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर है, तो पूरा डिटेल स्टडी करने वाले इस लेक्चर के अंदर। तो बिना टाइम लगाए हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आपका काम बस ये है, कॉपी किताब लेके बैठा करिए और मेरे साथ साथ नोट करते हुए चला करिए। ठीक है, समय कम है तो स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं मेरे भाई। चलो अब यहां पे आ गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी मैं आपसे रिफ्लेक्शन की बात करता हूं ना, आपके दिमाग में पूरा सीन डन हो जाना चाहिए कि जब भी आप बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो यहां पर मीडियम का चेंजेस नहीं हो रहा होगा। ठीक है, पक्की बात है। अगर आप बात करेंगे रिफ्लेक्शन की, तो क्या मीडियम चेंज हो रहा होगा? कतई चेंज नहीं हो रहा होगा। तो भाई साहब इसको लिख लो कि रिफ्लेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि देयर इज नो चेंज इन मीडियम। डेल्टा का मतलब क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहां पर मीडियम में कोई चेंज नहीं होता। अगर लाइट रेज एयर से आ रही है तो टकरा करके एयर में ही चली जाएंगी। एक और चीज, लाइट के साथ रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्शन होगा, वो दरअसल डिपेंड करता है इंटरफेस के नेचर के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है? इंटरफेस के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करिएगा, पहला क्या आ गया है? देयर इज नो चेंज इन द मीडियम। उसके बाद यहां पे आ गया है नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जितनी वेलोसिटी के साथ लाइट आ रही थी, टकराने के बाद लाइट रेस उतनी ही वेलोसिटी के साथ चली भी जाएंगी। सो देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई। उसके बाद देयर इज नो चेंज इन वेवलेंथ एज वेल। वेवलेंथ में भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये चेंज कब आता है? जब अगर लाइट रेस डेंसर मीडियम में जाती हैं, तो वहां पे लाइट की वेलोसिटी भी कम हो जाती है, तो लाइट की वेवलेंथ का कम होना भी वहां पे लाजमी होता है। तो वेवलेंथ वगैरह, वेलोसिटी वगैरह चेंज कहां पे होता है? जब मीडियम चेंज होगा। और अगर मीडियम चेंज हो गया तो वो रिफ्लेक्शन नहीं है, वो रिफ्रैक्शन है। ठीक है, अच्छा एक और चीज है, देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी एज वेल। ठीक है, अच्छा फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, वो तो किसी भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। ठीक है, अगर मैं सोर्स ऑफ लाइट को चेंज करूंगा तभी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, अदरवाइज ऐसे मीडियम वगैरह को चेंज करने से ना फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क भाई नहीं पड़ता है। ठीक है, चलें, तो ये बेसिक फीचर्स हैं एज फार एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कंसर्न। ठीक है, ये आपको आगे समझ, जल्दी इसको नोट कर लेना। 3 2 1 रेडी गो डन। चलें, ओके अब आपसे बात की जा रही है यहां पे दरअसल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। और आपको पता होगा कि हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे, और रिफ्रैक्शन के बीच में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां से आ गया? बेटा इसका फंडा जो है ना, वो रिफ्रैक्शन के साथ बहुत ज्यादा अलाइंड है, तो आपको समझते हुए चलना पड़ेगा। जरा गौर करो, पहले यहां पे क्या दिख रहा है तुमको। देखो, सोर्स ऑफ लाइट था, लाइट रेस गई, एक पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्राइक करी। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो क्या बनेगा? यहां सबसे पहले बनेगा नॉर्मल। क्या बन गया? ये नॉर्मल बन गया। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो एंगल होगा उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहा जाता है इसको? एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट एक बहुत प्यारी बात है यहां पे कि जब ये लाइट रे जाकर के यहां पे स्ट्राइक करी ना, तो वो मीडियम को चेंज करके उस पार नहीं गई, वो वापस टकरा करके वापस इसके अंदर ही आ गई। मान लेते हैं कि इस ग्लास के अंदर या इस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मान लो, बाकी जो तुम्हारा मन करे वैसे हम बोलेंगे पानी भरा हुआ है। तो अगर जब लाइट रेस गई, टकराई, टकराने के बाद वापस कहां चली गई? पानी के अंदर। यहां गौर करो, आई कहां से थी? पानी से, और गई कहां पे? पानी में गई। तो अगर लाइट रेस का मीडियम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब इसे कहा जाएगा रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाएगा? रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। अब ये कार्यक्रम यहां पे कैसे प्रोसीड हो रहा है, इसको समझाने के लिए ना बहुत तरीके से मैं पहले एक बार आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली वहां पे क्या होता है। ठीक है, चले चले चले, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डेंसर मीडियम है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डेंसर मीडियम है। अब ये पानी होगा, कुछ भी होगा, जो भी तुम्हारा मन करे वो तुम रख लेना, मैं तो बोलता हूं कि पानी रख लो यार। ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत जबरदस्त डेंसर मीडियम है। ठीक है, अब यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा होगा इस तरफ। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां पे हमारे पास रखा हुआ एक ऑब्जेक्ट, लेट्स सपोज दिस इज द ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब काम क्या होता है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट जो होता है वो लाइट रेस को एमिट करेगा। ठीक है, तो जब ये एक लाइट रे एमिट करेगा, ये लाइट रे निकल गई सीधे। ठीक है, कैसे निकल गई? सीधे। उसके बाद एक लाइट रेस गई और यहां पे स्ट्राइक करी। आपको पता है कि लाइट रेस जहां पे स्ट्राइक करती है वहां पे आप क्या प्लॉट करते हैं? वहां पे आप प्लॉट करते हैं नॉर्मल।
तो ये आपने प्लॉट कर दिया इसका नॉर्मल। अब आप एक और बात जानते हैं कि लाइट रेज जा रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो वो लाइट रेज कहां बेंड हो जाएंगी? नाउ द लाइट रेज विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो लाइट रेज सीधी नहीं निकलेगी, ये हल्की सी बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ इस तरह होने वाला है। उसके बाद क्या एक दो ही लाइट रेज निकलती है? नहीं, लाइट रेज बहुत सारी निकलती हैं। एक लाइट रे यहां पे गई, जैसे स्ट्राइक करेगी तो मैं क्या प्लॉट करूंगा यहां पे? मैं यहां पे प्लॉट करूंगा नॉर्मल। जैसे मैंने नॉर्मल प्लॉट करा, लाइट रेस कहां जा रही है? लाइट रेस ट्रैवल कर रही है फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये बेंड हो जाएंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ज्यादा बेंड हो जाएंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अगर आप इसका पैटर्न चेक कर पा रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है कि अच्छा लाइट रेस दरअसल ना बेंड हो रही है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो झुक रही है टुवर्ड्स द इंटरफेस। कहां झुक रही है? टुवर्ड्स द इंटरफेस। तो अब अगर एक और लाइट रे जाएगी तो भाई साहब माहौल तो ऐसा भी बन सकता है, अगर लाइट रेज एक और जाएंगी तो माहौल तो ऐसा भी बन सकता है कि लाइट रेज जो है ना, अगर वो बेंड हो रही है टुवर्ड्स द इंटरफेस, तो लाइट रेज एक पॉइंट पे आकर के इंटरफेस के ऊपर ही ऐसे ग्रेस करना शुरू कर देंगी, इंटरफेस के ऊपर ही ऐसे ग्रेस करना शुरू कर देंगी। और अगर लाइट रेज को मैंने इसके बियॉन्ड कहीं स्ट्राइक करवाया, अगर मैंने लाइट रेस को उसके बियॉन्ड अगर मैंने कहीं पर स्ट्राइक करवा दिया है, तो अब जो ये लाइट रेस हैं वो सीधे पानी के अंदर ही आ जाएंगी। अब जो ये लाइट रेस हैं वो सीधे पानी के अंदर ही आ जाएंगी। इन चार फंडे को देख के क्या समझ में आ रहा है? देखो, बेंड हुआ अवे फ्रॉम द नॉर्मल टुवर्ड्स द इंटरफेस, बेंड हुआ और अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द इंटरफेस। भाई एक मौसम ऐसा आया, एक मौका ऐसा आया कि इंटरफेस के ऊपर ही ग्रेस करना शुरू कर दिया। अब अगर लाइट रेस इसके बियॉन्ड अगर स्ट्राइक करती हैं, तो अब इस पैटर्न को फॉलो करो, ये लाइट रेस झुक रही हैं, झुक रही हैं, झुक रही हैं, अल्टीमेटली पानी के अंदर घुस जाएंगी। ठीक है, तो यहां पे ये जो एंगल है, ये वाला जो पॉइंट है भाई साहब, ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है। इसलिए इस एंगल को, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये बेसिकली क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को सी से करेंगे रिप्रेजेंट। सी का मतलब होता है क्रिटिकल एंगल। क्या होता है इसका मतलब? क्रिटिकल एंगल। भाई साहब ये बहुत ही क्रिटिकल माहौल है, बिकॉज इसके आपने अगर हल्का सा एंगल बढ़ा करके आपने अगर हल्का सा दूर स्ट्राइक करवाया, तो लाइट रेज वापस से पानी के अंदर ही घुस जाएंगी। ठीक है, अगर लाइट रेज वापस से पानी के अंदर ही घुस गई तो इसे कहा जाएगा टोटल इंटरनल। और रिफ्लेक्शन बोलना तो लाजमी है, बिकॉज आई थी पानी से चली गई पानी में। मैं एग्जांपल दे रहा हूं पानी का, ऐसा कोई सा भी डेंसर लिक्विड हो सकता है। ठीक है, डेंसर मीडियम हो सकता है। तो यहां पे लाइट रेस गई और वापस इसके अंदर ही आ गई, इसे कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो ये लाइट रेस आपको यहां पर दिखाई दे रही हैं, इसे कहा जाएगा टोटली, पूरी तरह से इंटरनली, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्शन तो हो ही चुका है, रेज। ठीक है, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड रेस कहा जाएगा इसको। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये जो एंगल यहां पे बन रहा है, इस एंगल को हम नाम देते हैं क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग यहां पर जो एंगल आपको दिख रहा है ना, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विच इज जस्ट नथिंग बट 90 डिग्रीज। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बेसिक फंडा जो था वो आपको मेरे ख्याल से यहां पे क्लियर हो गया होगा। जल्दी इसको नोट करना, जल्दी। चले भाई लोग, नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने इस चीज को। ठीक है, डायग्राम बनाना बहुत जबरदस्त चीज है भाई, क्रिटिकल एंगल समझने के लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। अगर पर्सपेक्टिव क्लियर करना है तो डायग्राम आपको चाहिए ही चाहिए, और डायग्राम चाहिए आपको एग्जैक्टली ऐसा। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। और ये जो यहां बना के रखा था ना ग्रीन कलर का, ये क्या था भाई? ये था ऑब्जेक्ट, सोर्स ऑफ लाइट। लाइट रेस कहां से निकलती हैं? ऑब्जेक्ट से निकलती है ना, सोर्स ऑफ लाइट था ये। ठीक है, इतना पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ये अपने पास रे डायग्राम बन चुका है दैट रिप्रेजेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसके आगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, कैसे निकाला जाएगा, इसके बारे में बताऊंगा पूरा मैं। ठीक है, इत्मीनान से। अब जरा ध्यान देना, बना लिया होगा आप लोगों ने, तो जो यहां पे आपको दिखा उसको तरीके से वहां बता दिया। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन तो हो ही रहा है, इनटू अ डेंसर मीडियम। अच्छा भाई साहब, इनटू अ डेंसर मीडियम मतलब रिफ्लेक्शन होने के बाद लाइट रेज डेंसर मीडियम में चली जाएंगी। हाँ बिल्कुल। तुम्हें पता है ऐसा क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, अब तुम बोल दो कि सर ये मिरर था, लाइट रेज आकर कैसे स्ट्राइक करी तो लाइट रेज यहां चली गई, तो इसको भी तो रिफ्लेक्शन ही कहा गया है, पर इसको फिर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों नहीं कहते? बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए चाहिए ये कि लाइट रेज को ट्रैवल करना पड़ेगा फ्रॉम डेंसर मीडियम। ठीक है, और लाइट रेज टकराने के बाद भी वापस कहां पे आ जाएंगे? डेंसर मीडियम में, तब उसे कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है देखो, ये लाइट रेस ट्रैवल कहां से कर रही है? लाइट रेस ट्रैवल कर रही है डेंसर मीडियम से। डेंसर मीडियम के इंडेक्स को हमेशा म्यू2 बोलते हैं, नहीं बोलते क्या?
याद आ रहा है, डेंसर के इंडेक्स को हमेशा क्या बोलते हैं, म्यू2 बोलते हैं, और रेयरर के इंडेक्स को हमेशा क्या बोलते हैं, म्यू1 बोलते हैं। तो म्यू1 इज द इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, म्यू2 इज द इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहां पे जो चीजें लिखी हुई है ना, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बिल्कुल सही बात है, इनटू अ डेंसर मीडियम, वो बात भी सही है। फ्रॉम एन इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है बेटा, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। इंटरफेस क्या होता है, बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ये जो ब्लू कलर की अल्टीमेट लास्ट लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, दिस इज द इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस, ठीक है। इसके ऊपर एयर है, रेयरर मीडियम, इसके नीचे कोई सा भी लिक्विड होगा, डेंसर मीडियम। तो ये दो तरह के मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंटरफेस, ठीक है। नाउ गो विद द फ्लो। तो इसको अपन, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए जो दो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं उनकी जरा बातचीत कर ली जाए, ठीक है। कौन से दो कंडीशंस की आपको बात करनी पड़ेगी? पहली बात तो ये होती है, अगर आपको करवाना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो लाइट रेज शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू अ रेयरर मीडियम। मतलब लाइट रेज ट्रैवल करेंगी, फ्रॉम डेंसर मीडियम से जाएंगी और टू रेयरर मीडियम के अंदर आएंगी, डेंसर मीडियम के अंदर आएंगी, तब जाकर के ये कंडीशन फॉर्म हो जाती है फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए ऑब्जेक्ट को रखना ही पड़ेगा डेंसर मीडियम में। आया आपको समझ? तो लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, दैट इज ऑब्जेक्ट शुड बी केप्ट इन द डेंसर मीडियम, ठीक है। मतलब अगर प्रॉपर देखना है आपको तो, ठीक है। तो लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। अब वो रेयरर में ट्रैवल कर नहीं पाएगी, बिकॉज रेयरर में ट्रैवल करती उससे पहले ही क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये गई, रेयरर में जाती बट जा नहीं पाई, क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लाइट रेज शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम, लाइट रेज शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा दैट शुड बी मोर देन द क्रिटिकल एंगल। जरा यहां पे गौर करिए, यहां ध्यान दीजिए, इस वाले एंगल पर क्या हुआ, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या इस वाले एंगल पर हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ये वाला जो इंसिडेंस एंगल है, ये वाला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन, दिस इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल एंगल पे तो नहीं हुआ TIR, अब ये जो एंगल आपको यहां पे नजर आ रहा है ना, दिस एंगल इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल, तब जाकर के यहां पे क्या हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब यही वाली कहानी यहां पे लिखी है शब्दों में, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम। भाई साहब ये जो एंगल बन रहा है वो डेंसर मीडियम के अंदर ही बन रहा है ना, ठीक है। दिस एंगल should be greater than the critical angle for the pair of media in contact, should be greater than the critical angle, critical angle से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर के आपको नजर आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये वाला फंडा आपको पूरा क्लियर हो गया है। चले आगे बढ़े आप, डन। अब देख लो भाई साहब क्या लिखा है। अच्छा एक और चीज सुनना, ये जो चीजें यहां पे लिख के रखी हुई है ना, इसको प्लीज नोट कर लेना, बिकॉज ये डेफिनेशन का पार्ट है मेरे भाई, ठीक है। होता क्या है, कई बार मैंने बहुत बार बोल के रखा हुआ है कि कई बार बच्चे जानते सब कुछ है, बट द थिंग इज दैट कि वो उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे आप उस चीज को, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो रिप्रेजेंट करने के लिए आपको ऐसे टर्म्स मालूम होने चाहिए, ठीक है। मतलब सारी भावनाएं जो है ना वो व्यक्त करने के लिए आपको शब्दों की जरूरत तो पड़ेगी। ये रहे वो शब्द, अपने मन से कुछ भी लिख करके आ जाओगे, अगर उसका सेंस नहीं बैठेगा सही से, तो टीचर को लगता है कि बच्चे को नहीं आता, ठीक है। ओके डन, समझिए आप इस बात को। इसलिए भाई साहब जो लिखा हुआ है स्लाइड्स में मैं बोलता हूं कि नोट करते हुए चला करो। चलें आगे आते हैं। अब आते हैं क्रिटिकल एंगल के ऊपर। किस पर आ गए हैं? क्रिटिकल एंगल, ठीक है। क्रिटिकल एंगल के बलबूते पर ही तो हमने पढ़ा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहां ध्यान देना, दिस एंगल वॉज क्रिटिकल एंगल, उससे ज्यादा जब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तब जाकर के होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब क्रिटिकल एंगल के लिए जो रिप्रेजेंटेशन फिगर है वो यहां पर भी मैंने आपको बना करके दिखा दिया है, बट कई बार क्या होता है कि जब डायग्राम खुद के सामने बनता है ना, तब जाकर के फीलिंग आती है, ठीक है। ये तो पहले से बना के रख दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। अगर आप चाहें तो ये बना लें। अच्छा एक और चीज, मैं इंडेक्स के लिए म्यू2 यूज करता हूं, म्यू यूज करता हूं, लेकिन कहीं कहीं पे एन भी होता है यूज, बट आप समझ जाइए अपना वाला फंडा क्या रहने वाला है, जरा गौर करना। μ1 मैं जब भी यूज करूंगा सो दिस इज गोइंग टू बी द इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम, ठीक है। और जब मैं μ2 यूज करूंगा सो दिस इज गोइंग टू बी द इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। कौन सा इंडेक्स मेरे भाई? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। इस बात पे जरा नजरें गड़ा के रखिएगा, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है मैं इसकी बात पहले भी कर चुका था, अब बस फॉर्मूला मैं जो है ना वो यहां पर डिराइव करने वाला हूं आपके लिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है?
क्रिटिकल एंगल फॉर अ पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये है क्या, ये है तो एक तरह का एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्रिटिकल एंगल जो है ना वो कुछ सुपरफिशियल सा एंगल नहीं है, वो दरअसल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही, बट उसकी बहुत नाजुक सी बात होती है कि अगर किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए अगर इंसिडेंस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है तो 30 डिग्री तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस वो 30 डिग्री से जरा सा आगे बढ़ गया तब जाकर के होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस बात पे आपको गौर करना है। In the denser medium, corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree, corresponding to which the angle of refraction in the rarer medium is 90 degree। यहां देख लो, क्रिटिकल एंगल के करस्पॉन्डिंग, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस के करस्पॉन्डिंग जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, दैट एंगल इज नथिंग बट जस्ट 90 डिग्रीज। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चले आप समझ गए, पहला वाला स्टेटमेंट वो तो क्लियर ही था। अब when a ray of light traveling from an optically denser medium to an optically rarer medium incident on the interface at an angle greater, वही वाली बात आ गई, at an angle greater than the critical angle, तो यहां पे क्या होने वाला है भाई साहब, यहां पर होने वाला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, for a pair of media in contact then the ray is totally reflected back into the denser medium। वापस से लाइट रे जब डेंसर मीडियम से आ रही थी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, वापस डेंसर मीडियम के अंदर ही घुस जाएंगी। ठीक है, इसको कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दैट्स इट। उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। देखो भाई साहब, आप सी समझ चुके हैं, सी का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, एक एग्जांपल लो, अगर मैं आपको बोलता हूं कि क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है, ठीक है, तो किसी भी पेयर ऑफ मीडिया के लिए अगर क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री है तो 45 डिग्री से ज्यादा के एंगल पे आपको स्ट्राइक करवाना पड़ेगा अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए देखना चाहते हैं तो। ठीक है, अब उसको जोड़ते हुए ये जो फॉर्मूला हमारे पास आ रहा है ये कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए ना आपको बस ये पता होना चाहिए कि हमारे रिप्रेजेंटेशंस क्या क्या होते हैं। अभी बताया था, भूल मत जाना, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि भाई आपको नोट कर लेना चाहिए, जैसे कि ये वाली बात कि हम μ2 यूज करेंगे किसके लिए, इंडेक्स ऑफ डेंसर, बताया था, लिख लेना उसको अच्छे से। μ1 यूज करेंगे किसके लिए, इंडेक्स ऑफ रेयर के लिए। ठीक है, अब मैं इसको वापस से क्यों बता रहा हूं, बिकॉज अगर मैं कभी आपके सामने μ2/μ1 लिख देता हूं ना, अगर मैंने आपके सामने कभी लिख दिया है μ2/μ1 तो उसको भी ना कई दफा सिर्फ म्यू कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, सिर्फ म्यू कह दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को मत भूलिएगा। अगर μ2/μ1 कहीं दिख गया तो उसको हम लिख देंगे म्यू के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए आप समझ गए इस बात को, पक्का। चलो, अगर इसको नोट करना होगा तो नोट कर भी लेना, क्लियर करें इसको। अब चलो, अब आपको लेकर के आते हैं एग्जैक्टली कि ये वाले फॉर्मूले का डेरिवेशन होगा तो होगा कैसे। इसके लिए आपको क्या आना चाहिए, इसके लिए आपको आना चाहिए स्नेल्स लॉ। क्या आना चाहिए, स्नेल्स का लॉ आना चाहिए। ठीक है, अब एक काम करो, पूरा कार्यक्रम खेल देते हैं हम कहां पर, इंटरफेस पे। कहां पे खेलेंगे, इंटरफेस पे। आपको पता है मैंने सिखा के रखा हुआ था कि स्नेल्स लॉ को ना लिखने का तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मैंने क्या सिखा के रखा था कि अगर आपको स्नेल्स लॉ लिखना है ना तो आप क्या करेंगे पता है, कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है, कौन, लाइट रेस। ठीक है, कहां से आ रही है इक्वल टू कहां को जा रही है, कौन, लाइट रेस। ठीक है, अब जरा गौर करो, यहां पे लाइट रेस कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से। यहां पर लाइट रेस कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से। तो डेंसर का इंडेक्स क्या होता है, μ2, और डेंसर में कितना एंगल बना रही है, क्रिटिकल एंगल, इज इक्वल टू लाइट रेस कहां को जा रही है, तो लाइट रेस जा रही है तुम्हारे पास रेयर मीडियम में। तो रेयर का इंडेक्स क्या होता है, μ1, और रेयर में कितना एंगल बना रही है, तो एंगल बना रही है sin 90 डिग्री का। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जरा गौर करो, देखो बेटा, μ2/μ1 ले लो, sin 90/sin c ले लो, ऑब्वियसली। ठीक है, ये तो बस नॉर्मल सा अपन ने शिफ्टिंग करी है। ठीक है, अब जरा गौर करना, मैंने कहा था कि μ2/μ1 को मैं क्या लिख दूंगा, मैंने कहा था कि म्यू लिख दूंगा। ठीक है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है, गलती मत करना, sin 90 की वैल्यू होती है 1 के बराबर, और नीचे क्या आ जाएगा, sin c। अरे भैया, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू अभी हमें नहीं पता ना, तो हम क्या पुट करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c। म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/sin c। अब आपको पता होना चाहिए कि वैसे जनरली अगर मैं आपको बताऊं ना, एक बहुत जनरल फॉर्मूला अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि म्यू
is defined as the ratio of velocity of light in vacuum, velocity of light in vacuum upon नीचे क्या आता है, velocity of light in that particular medium. ये पता है कि नहीं पता है, ये पता है कि नहीं पता है बेटा. By general definition, by general formula, refractive index is defined as the ratio of velocity of light in vacuum upon velocity of light in that particular medium, जिस medium का आप इंडेक्स निकालना चाहते हैं. ठीक है, जो जिसका इंडेक्स निकालने की आपकी ख्वाहिश है. अब ये वाला सी और ये वाला सी कंफ्यूज मत करना मेरे भाई. क्यों? ये वाला सी जो है ना वो क्या होता है, क्रिटिकल एंगल, और ये वाला सी क्या होता है, ये तो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. क्या होता है, ये वाला सी तो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम. इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. इज एज सिंपल एज दैट. ठीक है, आई गेस आपको ये वाली जो पूरी कहानी है वो समझ में आ गई होगी. ठीक है, नोट कर लो, फॉर्मूला क्या आ गया है, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c. इट्स एज सिंपल एज दैट. हो गया पक्का. 3 2 1 रेडी गो डन. ठीक है, डायग्राम के साथ साथ ही इसको चिपका देना. ठीक है, ओके ये वाला कंटेंट आपका क्लियर हो गया है विद प्रॉपर फॉर्मूले का डेरिवेशन. ठीक है, अब उसके बाद छोटा मोटा थ्योरी वाली बातें आती हैं कि क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के. सबसे ज्यादा समझने लायक बात जो है ना, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. ठीक है, डायमंड कटर एक बहुत शानदार प्रोफेशन होता है. ठीक है, तो वहां पे क्या होता है ना कि डायमंड को ना ऐसे इतने बारीक एंगल से कट किया जाता है सो दैट उस डायमंड पे किसी भी फेस से अगर लाइट आकर के स्ट्राइक करे. सुनना वापस से, डायमंड कटर, डायमंड कटिंग में क्या होता है कि डायमंड को इतने तरीके से इतने बारीक तरीके से उसे कट किया जाता है हर तरफ से सो दैट लाइट किसी भी फेस से आकर के अगर स्ट्राइक करती है डायमंड के ऊपर तो लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा और तब जाकर के लाइट के साथ क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अंदर ही अंदर घूमते रहेंगी लाइट रेस और बहुत जबरदस्त तरह से वो स्पार्कल करता है, बहुत ब्रिलियंट होता है. ठीक है, अब जरा गौर करिए क्या है, द डायमंड इज कट सुटेबली so that the light entering the diamond from any face falls at an angle greater than its critical angle. देखो क्रिटिकल एंगल फॉर डायमंड की वैल्यू कितनी है, 24.4. ठीक है, मतलब इतना जबरदस्त तरह से कट किया जाता है उसको कि लाइट रेस किसी भी एंगल से स्ट्राइक करेंगी ना तो वो जो एंगल होगा, किसी भी फेस से स्ट्राइक करेंगी ना तो जिस एंगल पे स्ट्राइक करेंगी दैट एंगल इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. और उसके बाद होगा लाइट के साथ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और दैट रिजल्ट्स इनटू ब्रिलियंट स्पार्किंग ऑफ लाइट डायमंड. ठीक है, द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. इस बात को आप समझ गए होंगे, पक्का क्लियर है. तो ये था डायमंड का जो ब्रिलियंस ऑफ स्पार्कलिंग होती है. ठीक है, अब उसके बाद होता है मिराज. ठीक है, मिराज क्या होता है, एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है. उन सब के बारे में आपको यहां पर पे बना करके पूरा दिखा के रखा हुआ है. बस ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है ना, इसके लिए जरा मैं आपको अलग से बताता हूं. ठीक है, तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया. अगर आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, बाकायदा से लिख के रख दिया मैंने आप लोग के लिए. उसके बाद ये सपोर्टिंग फिगर भी आपके पास यहां पर मौजूद है. ठीक है, चलो ओके, कॉपी किताब लेके बैठे होगे, तरीके से नोट करते हुए चलना, अदरवाइज समय कम होगा तो स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, ओके 3 2 1 रेडी गो डन. हो गया, चले आगे बढ़े अब. ओके क्लियर. अब यहां पे जबरदस्त बना करके रखा हुआ है ऑप्टिकल फाइबर केबल. क्या बना के रखा हुआ है, ऑप्टिकल फाइबर केबल. और जरा आपकी नजरें यहां गड़ाइए, क्या हो रहा है इसके साथ देखिएगा. लाइट रेज आकर के जल्दी पीछे आओ, जल्दी पीछे आओ. ठीक है, लाइट रेज गई, उसके बाद टकरा करके ना देखो यहां से गई वापस अंदर ही आ गई वापस अंदर ही आ गई. इसे कहा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. तो सिग्नल को, लाइट रेज को ऐसे एंगल पे स्ट्राइक करवाया जाता है कि उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो. ठीक है, इट्स एज सिंपल एज दैट. इसे कहा जाएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है लाइट इंसिडेंट ऑन वन एंड ऑफ द फाइबर एट अ स्मॉल एंगल एंटर्स द फाइबर आफ्टर रिफ्रैक्शन एंड स्ट्राइक्स टू कोर क्लैडिंग इंटरफेस. ठीक है, ये जो इंटरफेसेस है भाई साहब, जो ऊपर वाला है वो क्लैडिंग है, जहां अंदर पूरा कार्यक्रम चल रहा है ना मेरे भाई, इसको कहा जाएगा कोर. क्या कहा जाएगा, इसको कोर कहा जाएगा. और ये पूरा काम कर रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लॉजिक के ऊपर. ठीक है, तो आप जरा चाहें तो इसको बना लीजिएगा. उसके बाद इस डायग्राम को, ये रहा डायग्राम, इसको पूरा बना के रख लो. ठीक है, 3 2 1 रेडी गो डन. हो गया, आगे समझ. ये इसके प्रॉपर से एप्लीकेशंस थे. सही बात है. अब आ गए हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमसे, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम फॉर विच द क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री. भाई साहब वेलोसिटी ऑफ लाइट निकालिए ऐसे मीडियम के अंदर
ऐसे मीडियम के अंदर जिस मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है उसकी वैल्यू है 45 डिग्री, ठीक है। तो गिवन कंडीशन टू फाइंड, डेटा पकड़ो, डेटा आपने पकड़ लिया, क्या चीज गिवन है कि क्रिटिकल एंगल गिवन है, कितना गिवन है 45 डिग्री। और पूछा क्या हुआ है, पूछा हमसे ये है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, ठीक है। तो कौन सी वाली वेलोसिटी, सी थोड़ी पूछ लेगा, सी का मतलब क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी वैल्यू हमको पता होती है, क्या उसकी वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, मतलब हमें निकालना है दरअसल v की वैल्यू, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, गिवन के अकॉर्डिंग ही चलने वाले हैं। ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, विथ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ठीक है। इसी को तो यूज करने वाला हूं मैं अभी, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c और दूसरा म्यू इज इक्वल टू c/v। चलो भाई साहब देखो अब ये कैसे काम करेगा तुम्हारा फॉर्मूला, ठीक है। अगर हम आ जाए, देखो गिवन तो हमको ये है कि क्रिटिकल एंगल जो है इसकी वैल्यू है 45 डिग्री, क्रिटिकल एंगल वाला जो सी है इसकी वैल्यू है तुम्हारे पास 45 डिग्री। अपन ने बोला बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात तो भी लगी नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, कोई बात नहीं अभी कर लेते हैं। नाउ जैसे आप लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1/sin c, होता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू क्या होता है 1/sin c, मैंने पूरा बकायदा से प्रूफ भी करवा दिया था। अब क्रिटिकल एंगल सवाल के अकॉर्डिंग गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। भाई साहब sin 45 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45, sin 45 क्या हो गया 1/√2। Therefore रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी केवल और केवल √2 के बराबर। किसके बराबर आ गई, √2 के बराबर। लेकिन अभी आपका सवाल खत्म थोड़ी हुआ है, अभी आपका सवाल खत्म थोड़ी हुआ है। सवाल में तो आपसे यह पूछा हुआ था कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम का इंडेक्स है 45 डिग्री के बराबर। भाई कोई बड़ी बात नहीं है, बताया था कि फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू c/v। गलती मत करना प्लीज प्लीज प्लीज, ये वाला c क्रिटिकल एंगल नहीं है, ये वाला c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। क्या बोलते हो भाई, पक्का डन, ठीक है। तो यहां से क्लियरली म्यू इज इक्वल टू, अब तो आपको आंसर भी समझ में आ गया होगा, अपॉन क्या आ जाएगा v आ जाएगा, v ही तो निकालना है। तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन नीचे क्या आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो 3 इंटू 10⁸ अपॉन, अब जरा गौर करो क्या निकला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, √2 निकला, ठीक है। क्या निकला, √2 निकला। सो दिस मच मीटर पर सेकेंड इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम का क्रिटिकल एंगल गिवन था एस 45 डिग्री, ठीक है। अब जरा ये क्या बोलते हैं ऑप्शन मैच कर ले, क्या आ रहा है इसमें, क्या आ रहा है इसमें 3 10⁸ अपॉन नीचे क्या आ रहा है √2। तो ऐसा ऑप्शन जो है वो तो ऑब्वियसली ये वाला है, कंफ्यूज मत होना प्लीज, ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू √2 था, यहाँ पे बस 3 अपॉन √2 तो है, बट 10⁸ मिसिंग है, यहाँ पे हर चीज यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ अपॉन √2। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ऑप्शन डी है इसका सही आंसर, और इसके बाद इसका डिटेल सोल्यूशन ये रहा आपके नजरों के सामने, ठीक है। तो भाई साहब जल्दी इसको नोट कर लो और फिर आपको लेके चलते हैं इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, जल्दी करो। चलिए भाई डन, लिख लिया आप लोगों ने इस चीज को। अब जरा आ जाओ, इसे तो क्लियर करें पहले, ये तो हो ही चुका है अब तो, ये हमारा आंसर भी आ चुका था। अब जरा आ जाओ उसके अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। अगला वाला क्वेश्चन कवि क्या कहना चाह रहा है आपसे, अ फिश इज लुकिंग, भाई साहब क्वेश्चन बड़ा ही प्रैक्टिकल आ गया। अ फिश इज लुकिंग फ्रॉम विद इन द वाटर द आउटसाइड वर्ल्ड थ्रू अ हॉरिजन सर्कल, सर्कुलर हॉरिजन, ठीक है। मतलब जब मछली है पानी के अंदर है और जब वो ऐसे ऊपर देख रही है ना, तो उसको दुनिया जो है वो सर्कुलर हॉरिजन में दिखाई दे रही है, ठीक है। दुनिया जो है वो सर्कुलर हॉरिजन में दिखाई दे रही है, उसके बियॉन्ड नहीं दिख रहा, उसके बियॉन्ड नहीं दिख रहा। जब भी सवाल का पैटर्न ऐसा आता है ना कि यार इसके बियॉन्ड नहीं दिख पा रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है, बस इतना एरिया देख पा रहा है, इसके बियॉन्ड नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये प्योर हिंट है कि सवाल दरअसल बेस्ड है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, सवाल पढ़ लो क्या।
A fish is looking from within the water, इसका मतलब एक बात तो श्योर है कि डेंसर मीडियम में, अगर डेंसर मीडियम में है तो लाइट रेज निकल रही है फ्रॉम डेंसर मीडियम, उसके बाहर जा नहीं पा रही है बिकॉज सर्कुलर हॉरिजन के बाहर दिख नहीं रहा है, तो जब लाइट रेज बाहर नहीं जा पा रही है तो अंदर ही आ रही होंगी, और जब अंदर ही आ रही होंगी तो वाटर से निकली वाटर में आ गई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ओके, इफ द फिश इज √7 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस, ठीक है, पानी के सरफेस के √7 सेंटीमीटर बिलो फिश है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर हॉरिजन, उस सर्कुलर हॉरिजन का रेडियस क्या होगा, बस आपको इतना ही निकालना है। अब जरा गौर करें कैसे किया जाएगा इसको। देखो भाई साहब, जैसे मान ले एकदम पानी पानी कर दिया, ठीक है, चले भाई साहब पानी ही पानी है। अब क्या हुआ, एक मछली है जो कि √7 सेंटीमीटर बिलो है ना, ठीक है, मछली जो है वो √7 सेंटीमीटर बिलो है, लेकिन पानी थोड़ी खत्म होगा √7 सेंटीमीटर पे, पानी तो होगा ही, ठीक है। ये सब डायग्राम बनाना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यहां से किसी भी इंसान का ना पर्सपेक्टिव सेट हो जाता है, ठीक है। अगर आप सिर्फ ये क्वेश्चन देख लें, डेड क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा बिकॉज डायग्राम नहीं गिवन है, ठीक है। अब ये समझने के बाद डायग्राम जब बनाते हैं ना तो समझाना भी आसान है, समझना भी आसान है, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास पूरा का पूरा लिक्विड। अब जो मछली है, मान लेते हैं मछली रही यहां पे, ये है फिश, ये क्या है, ये है तुम्हारे पास फिश, ठीक है। सो दिस फिश इज नाउ एक्टिंग एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। पूरा मछली थोड़ी बना दूंगा भाई, तो ये फिश है मान लो, ठीक है। अब क्या होगा, लाइट रेस तो एमिट होगी भाई साहब, लाइट रेस तो एमिट होगी, ठीक है। तो एक लाइट रे गई सीधी, वाइट लेते हैं, और निकल ली सीधी, ठीक है। अब मेरी बात पे जरा गौर करिएगा, ये जो मछली है ना इसको दिख रहा है बस सर्कुलर हॉरिजन में, मतलब जब टॉप पे आप चेक करोगे ना तो बस एक सर्कल टाइप के एरिया में ये मछली जो है वो देख पा रही है, उसके बियॉन्ड नहीं देख पा रही है मछली, ठीक है। तो क्या होगा, जरा गौर करो, ऐसे मान लो ये है इसका सर्कुलर हॉरिजन, कहां से कहां तक का ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं अपन यहां तक का, ठीक है। तो इस सर्कुलर हॉरिजन में ही मछली को दिखाई दे रहा है, इसके बियॉन्ड मछली जो है वो देख नहीं पा रही है, ठीक है। इसका मतलब जब लाइट रेज यहां से निकल रही होंगी ना, यहां तक गई होंगी, उसके बाद यहां बनेगा इसका नॉर्मल, और फिर लाइट रे ऐसे निकल गई होगी इसलिए बाहर दिख नहीं पा रहा, ठीक है। उसके बाद मछली लाइट रेस गई होगी ऐसे, यहां पे स्ट्राइक करा होगा, थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं, और उसके बाद क्या हुआ होगा, यहां बन गया होगा नॉर्मल, और फिर लाइट रेज यहां चली गई होंगी। क्या आपको ये वाला फंड समझ में आ रहा है, पक्का डन, ठीक है। आपसे पूछा है कि वो सर्कुलर हॉरिजन का रेडियस क्या होगा, क्या पूछा है आपसे ये पूछा हुआ है कि वो सर्कुलर हॉरिजन का जो रेडियस है वो कितना होगा, मतलब आर पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है, आर पूछा हुआ है। अब जरा गौर करना, सबसे प्यारी बात पे तुमको लेके आता हूं, ठीक है। लाइट रेज यहां पे गई, इसके बियॉन्ड नहीं जा पाई, ठीक है। थोड़ी स्ट्रेट बनाऊं क्या उसको, कम स्ट्रेट दिख रहा था ना, चले, ठीक है भाई साहब। अब क्या हो रहा है, इसके बियॉन्ड क्या लाइट रेज उसको बाहर नहीं दिख रही है, ठीक है, मतलब लाइट रेज फिर उसके बाद अंदर आ रही होंगी। तो ये जो एंगल आपको यहां बनता हुआ नजर आ रहा है, दिस एंगल इज नथिंग बट द क्रिटिकल एंगल, भाई पढ़ के रखा हुआ है, ठीक है। क्रिटिकल एंगल पे ही जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो आता है 90 डिग्री के बराबर। इसके बियॉन्ड दिख क्यों नहीं पा रहा, बिकॉज इसके बियॉन्ड जब लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है तो पानी के अंदर ही आ जाती है। क्यों आ जाती है, बिकॉज अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा के एंगल पर लाइट रेज ने स्ट्राइक करा तो वहां पे हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये वाली बात चमक रही है भाई साहब। ये जो दूरियां है ना नीचे की तरफ, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये दूरियां हैं √7 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। ये जो दूरियां हैं ये हैं √7 सेंटीमीटर के बराबर, ये वाली हाइट परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। अब जरा गौर करेंगे, बेसिक सा फॉर्मूला है, निकालना है कि आपको रेडियस निकालना है, क्या निकालना है, रेडियस। अगर ये वाला एंगल सी है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल बोले तो सी के बराबर, पक्का। चलें आगे बढ़े, अब जरा गौर करते हुए चलना अच्छे से। देखो भाई साहब होता क्या है, म्यू इज इक्वल टू होता है 1/sin c। अब सर यहां पर तो म्यू की वैल्यू गिवन ही नहीं है, अरे भाई साहब म्यू की वैल्यू गिवन नहीं है, बट मछली कहां पर है, पानी में है ना। अगर मछली पानी में है तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर का, आपको पता होना चाहिए कि वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.33, उसको हम लिख देंगे 4/3। मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने पढ़ाया था ना, तो मैंने कहा था कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे डोंट टेक 1.33, ट्राई टू टेक 4/3, काम आसान हो जाता है, ठीक है। तो ये होगा वाटर का इंडेक्स। चलें आगे बढ़े, अब जरा गौर करना। तो हाँ जी, अब हमको पता है कि क्या इंडेक्स है वाटर का, 4/3।
इज इक्वल टू 1 अपॉन, नीचे क्या आ रहा है, साइन सी आ रहा है। अब साइन सी क्या होगा, यहां जरा चेक कर लेना, साइन सी निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। तो भाई साहब इस वाले ट्राइंगल के लिए नाम दे दूं क्या इसको, लो भाई नाम ले लो यार, फिश के लिए एफ, यहां पे सेंटर के लिए ओ बोल देता हूं, और ये कॉर्नर वाला पॉइंट है, नहीं सी तो क्रिटिकल एंगल होता है, तो इसको मैं टी बोल देता हूं। तो ट्राइंगल ओ एफ टी चेक करना, ट्राइंगल ओ एफ टी चेक करना। तो ट्राइंगल ओ एफ टी में जो देखो सी यहां बन रहा है क्रिटिकल एंगल, तो जो परपेंडिकुलर है वो तो आर के बराबर है ही, परपेंडिकुलर किसके बराबर है, आर के बराबर है। भाई वाइट चाहिए, परपेंडिकुलर इसके बराबर है, आर के बराबर है, अपॉन क्या होगा, लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, तो भाई ये रहा लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड कैसे निकालोगे, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर, तो ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर क्या होता है मैंने भाई, 7 ही होगा ना। चलो अब एक काम करो, ये तो कहानी ऐसे आ गई, अब मेरी बात मानना, रूट को तो हटाना ही पड़ेगा, तो एक काम करो स्क्वायर कर दो बोथ साइड्स। ठीक है, तो जैसे आप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स, तो आपके पास कहानी क्या निकलेगी, जैसे आप स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड्स तो कहानी क्या निकलेगी, 4 का स्क्वायर बोले तो 16, 3 का स्क्वायर बोले तो 9 इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचेगा, ये बचेगा आर का स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा 7, हट गया रूट तो हट गया, अपॉन नीचे क्या आने वाला है, नीचे आने वाला है आर का स्क्वायर। इतनी बात पूरी क्लियर हो गई आप लोग को। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 16 आर का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9 आर का स्क्वायर, और 6, ये 9 7 से कितना होता है भाई साहब मेरे, 63 होता है। ठीक है, तो अब इसको निपटा लो, यहाँ पे 16 माइनस कर लेना 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 7 आर का स्क्वायर, और यहां पे कितना आ गया 63, बस काम खत्म होने वाला है। आर का स्क्वायर क्या आ गया, 63/7, कितना आ गया, 9 आ गया। क्या आपको आर का स्क्वायर चाहिए, नहीं, आपको चाहिए रेडियस। ठीक है, तो भाई साहब स्क्वायर रूट ले लो 3 सेंटीमीटर। मैं समझ गया सर, प्लस माइनस 3 आना चाहिए था ना बेटा, रेडियस कैसे माइनस में होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस का 3 सेंटीमीटर। ये रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, प्लस का 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये वाला पूरा फंडा आपको समझ में आ गया क्या। ठीक है, ये था क्वेश्चन। समझने वाली बात क्या थी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या लेंगे, 1.33, ऑब्वियसली फ्रैक्शन में ले लो 4/3, काम आसान रहता है, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, निपटाएं इसको। इस क्वेश्चन का ये रहा आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन, बहुत जबरदस्त बना के रखा है। ये थी भाई साहब मछली। ठीक है, और इसका रेडियस आपको निकालना था, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो जल्दी इसको नोट करो, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं जल्दी। चलिए भाई, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, ये बहुत शानदार सा क्वेश्चन था, इस पर बेस फंडे आते रहते हैं भाई साहब। ठीक है, तो ध्यान रखना, कुछ बड़ा काम नहीं करा था। म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, बस खेलना आना चाहिए। ठीक है, और म्यू वैसे भी क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर मीडियम, जिस मीडियम का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो आई गेस ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। दिस वॉज अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत डिटेल में आपको पूरी कहानी जो थी वो समझा दी गई है। ठीक है, चलिए ओके, अब आपका काम बस ये बनता है कि तरीके से कॉपी किताब लेके आप बैठे होंगे, ऑब्वियसली नोट्स तो बना के रख लिए होंगे आपने, बस एक हल्के से ना फॉर्मूले की शीट अलग से बनाते हुए चलना। ठीक है, इसका खास ख्याल रखना। बाकी सारा काम जो है वो तो मेरे ऊपर ही है, बाकी सारा डिटेलिंग के साथ मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वाली क्लास में, थैंक यू।